हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं लेखांकन, और ये लेखांकन का पार्ट 2 होगा। इससे पहले लेखांकन टॉपिक का पार्ट 1 गया जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ये वीडियो हमारी यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत। लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत हमें ये बताती है कि यदि हमें लग रहा कि भविष्य में हमें हानि होगी, हुई नहीं अभी, ऐसा लग रहा कि भविष्य में हानि होने वाली है, ऐसे हमारी संभावनाएं हैं, तो हम उसका लेखा पुस्तकों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि लगा कि भाई हमें हानि होगी तो उसका लेखा हम पुस्तकों में कर लेंगे। परंतु यदि लगा कि हमें भविष्य में लाभ होने वाला है तो उसका लेखा हम पुस्तकों में नहीं कर सकते, दूरदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार। यही बात बताई गई इसमें। लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत हानि को ध्यान में रखा जाता है, भविष्य की हानि को ध्यान में रखा जाता है, लाभ को ध्यान में नहीं रखा जाता दूरदर्शिता सिद्धांत में। ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है नेट एग्जाम के यूजीसी नेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। ये कहा कि जो हमारा पुष्पालन है, व्यापारिक के व्यवहारों का जो मौद्रिक रूप है उनका लेखा करना है, लेखा करने की कला है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यूपी टीजीटी में पूछा गया है 2011 में। तो ये किस विद्वान ने ये परिभाषाएं दी हैं, तो उस विद्वान का नाम क्या है, यह है स्पाइसर तथा पेगलर। स्पाइसर तथा पेगलर, इन्होंने जो है ये परिभाषा दी है कि मुद्रा जो वो पुष्पालन जो है वो मौद्रिक रूप से लेखा करने की एक कला है। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा दोहरा लेखा प्रणाली में व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खातों का लेखा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2011 में। ये किसने परिभाषा दी, ये भी परिभाषाएं पूछी है। ये परिभाषा किसने दी है, ये कहा कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों का लेखा करती है। तो ये बात हमने जो परिभाषा दी है, ये दी है R.N. कार्टर के द्वारा ये परिभाषाएं दी गई है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, वैसे आपने देखा भी होगा दोहरा लेखा प्रणाली में एंट्री करते वक्त हमारे दो खत्ते प्रभावित होते हैं, जिसमें एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है, एक पाने वाला होता है तो एक देने वाला होता है। तो आपको पता होगा कि जो एंट्री करते वक्त हमारे जो है खत्ते 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा व्यक्तिगत, एक कौन सा होता है अव्यक्तिगत, और एक कौन सा होता है एक तो होगा व्यक्तिगत, एक होगा हमारा संपत्ति खाता, और एक होगा कौन सा अव्यक्तिगत। ठीक है, ये 3 प्रकार की एंट्री को ध्यान में इन 3 प्रकार के खातों को ध्यान में रखते वक्त हम एंट्री करते हैं। यहाँ हमारा जो है व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत और संपत्ति खाता आ सकता है। ठीक है, ये बात हमारी उसमें कर सकते हैं। तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है R.N. कार्टर ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, न्यू कहा पुष्पालन। देखिए ये बात जो है इम्पोर्टेंट है, और ये बात मैंने तुम्हें कुछ वीडियो में पहले भी बताई हुई है। जो अंकेक्षण पर आने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो अंकेक्षण ये कहा पुष्पालन, सबसे पहला हमारा जो है पुष्पालन किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है। उसके बाद हमारे जो है लेखाक्रम अकाउंट वगैरह तैयार किए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण सबसे बाद की प्रक्रिया है। सबसे पहला पुष्पालन होगा, उसके बाद क्या होगा, लेखाक्रम होगा, उसके बाद क्या होगा, पुष्पालन। ये यूपी टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का चार्टर अकाउंटेंट होता है। चार्टर अकाउंटेंट होता है, कौन होता है चार्टर अकाउंटेंट, एक पेशेवर व्यक्ति होता है, जिसका काम है अकाउंटों को चेक करना। वे एक पेशेवर व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पेशेवर व्यक्ति होते हैं जो अपने टैलेंट के बेस पर पैसा कमाते हैं। इनका काम केवल अपना कोई धन नहीं लगाते हैं, केवल खतों की जांच करते हैं, अपना टैलेंट लगाते हैं, उसके ही बेस पर ये अंकेक्षण जो है क्या करते हैं। अंकेक्षण आप जानते होंगे सीए होते हैं, अंकेक्षण
ठीक है, ये सीए होते हैं और ये सीए जो है अपने सीए को जो है एक पेशेवर व्यक्ति माना गया है। इसके बारे में मैंने वो वीडियो में अंकेक्षण हमारा बहुत सारे टॉपिक अंकेक्षण के गए उसमें डिटेल से बताया हुआ है। इसकी स्थापना जो सीए की स्थापना हुई थी भारत में वो हुई थी 1949 में। उससे पहले ये बात मैंने बताई हुई है, उससे पहले जब सीए नहीं आता उससे पहले भी जो है हमारे खत्ते चेक होते थे। चेक करने के लिए हमें जो है न्यायालय की शरण में जाना पड़ता था, न्यायालय उन खत्तों की जांच करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ने कहा कि पूंजी में वृद्धि होती है। पूंजी कैपिटल की बात कर रहे हैं कि कैपिटल में वृद्धि कब होती है। कैपिटल यदि हम बात करें, कैपिटल क्या है, कैपिटल जो व्यापार में लगाया धन, कैपिटल कितना लगाया आपने 30,000 रुपये, और यदि आपका लाभ हुआ, आय हुई, तो क्या होगी, कैपिटल में वृद्धि होगी। कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी 33,000 हो जाएगी। कैपिटल लगाई थी कितनी 30, लाभ हुआ तो क्या हुई, लाभ होने से हमारी क्या हुई, कैपिटल में वृद्धि हुई। यदि यहीं हानि हो जाती है, यदि यहीं पे हानि हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो कितने हो जाएगी हमारी 27,000। तो ये कहा पूंजी में वृद्धि कब होती है, जब आय और लाभ से वृद्धि होती है। यदि हानि हुई है तो क्या होगी, कमी होगी, क्या में, पूंजी में। एक नॉर्मल सी बात है, आपने व्यापार में कितना रुपये लगाया 30,000 रुपये, यदि लाभ हुआ तो आपके जो है पैसे बढ़ आएंगे और हानि हुई तो आपके पैसे जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है ये जो क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट निकाल लेखांकन की चरण है। और जब ये क्वेश्चन आया था टीजीटी 2010 में तो वहाँ पूछा गया था कि अंतिम चरण बताइए, लेखांकन का अंतिम चरण बताइए। अंतिम चरण वो कहीं पे भी हो सकता है। अंतिम चरण जो है इसके सब चरण आपको जो है याद रखने होंगे। हो सके कि ये 4 ऑब्जेक्टिव हो कि अंतिम चरण कौन सा है, लेन देन अंतिम चरण है, या जनरल अंतिम चरण है, या खाता बही अंतिम चरण है, या तलपट है। तो यदि ये 4 ही शब्द दिए हुए हैं तो सबसे अंतिम चरण कौन सा है, तलपट। इनका अनुसार सबसे अंतिम कौन सा है, तलपट। यदि बात यहाँ तक चली गई तो ये सब के सब ऑप्शन में है, यदि तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है, ये यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये हमारा जो है अंतिम चरण है। तो देखते हैं, जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो ये कहाँ तक पूछा गया था, कुछ ऑब्जेक्टिव दिए थे और पूछा था कि जो है अंतिम चरण होगा। जैसे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव दिया था कि लेन देन अंतिम लेखांकन का अंतिम चरण है, लेन देन है, या फिर अंतिम खाते हैं, या फिर जो है सूचनाओं का विश्लेषण है, या फिर सूचनाओं का संप्रेषण है। ये 4 ऑप्शन थे। तो देखिए अंतिम चरण कौन सा है, अंतिम चरण जो है सूचनाओं का संप्रेषण है। अंतिम चरण कौन सा है, उसके अनुसार सूचनाओं का संप्रेषण है। यदि हम इसे डिटेल से जानें, सबसे पहले हम जो है जब अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे बीच क्या होता है, क्या करते हैं, हम लेन देन करते हैं। पहले लेन देन करेंगे तभी जो है उसका क्या करेंगे, जनरल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका खाता बही करेंगे, खतौनी करेंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, हम उससे तलपट बनाएंगे। तलपट के बाद ही हम क्या बना सकते हैं, व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता। उससे पहले नहीं बनने का, जब तक तलपट नहीं बनने का। तलपट में से तो बनावे हैं हम, जब ही हमारे दोनों बन जाएंगे तो उसके बाद क्या बनाएंगे हम, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। यदि यही नहीं बने तो बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। उसके बाद बैलेंस शीट के बाद फिर क्या बनाते हैं हम, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। इसके बाद फिर क्या करते हैं, सूचनाओं का विश्लेषण। सूचना सही है या गलत है उनका विश्लेषण करेंगे, उन्हें चेक करेंगे, विश्लेषण करेंगे, अंकेंगे उन्हें। इसके बाद फिर क्या करेंगे, सूचनाओं का संप्रेषण। दूसरों को सूचना जो है जो हमारे अकाउंट है, जो अकाउंटेंट है, जो हमारे सीए वगैरह है, उनका सूचनाओं का क्या करेंगे, संप्रेषण कर देंगे, दे देंगे, उन्हें भेज देंगे। संप्रेषण का मतलब है भेजना या वार्ता करना या बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, अपने लेखों का, सूचनाओं का कम्युनिकेशन करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, निर्णय करेंगे कि ये सूचनाएं हमारी गलत हैं या सही है। ठीक है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि ये जो हमने लेखे किए हैं वे लेखे गलत हैं या फिर सही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबसे इसे एक बार जो है, यदि आपकी कोई बात डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसे एक बार रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।